हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा यूनिट 3 का सी पार्ट। तो आपका यहाँ पे यूनिट 3 कंप्लीट होने वाला है। एंड ये यूनिट 3 का सी पार्ट का नाम क्या है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। बहुत इजी होता है, जो नॉन मैथ्स के बैकग्राउंड के हैं मेरे जैसे, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट येस, यू शुड नो अ सर्टेन फॉर्मूलाज या कुछ ऐसी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मीन की नॉलेज ऑलरेडी होनी चाहिए, जो आपने अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में कर ली होगी। एंड ये बहुत ही ईजी होता है, जैसे ग्राफ में हम बनाते हैं, तो मैं आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स एंड इसके यूजेस हम करेंगे। मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स एंड इसके यूजेस हम करेंगे। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व शुरू करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगी, वो इमेज है ये वाली। तो ये ऐसे होता है आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब कर्व तो देखिए, आप किसी भी तरह की कर्व बना सकते हैं। कर्व ऊपर से नीचे आ सकती है, नीचे से ऊपर जा सकती है। लेकिन अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसी दिखती है, जो कि बेल शेप होती है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को हम बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं। देखिए, बेल की तरह है, पहले नीचे से ये ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से ये नीचे जाएगी। ये वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कनकेव। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कन्वेक्स। फिर यहाँ पे कनकेव, मतलब कनकेव टू कन्वेक्स, कन्वेक्स टू कनकेव, फिर से ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर से पहले जो नीचे से जाती है, फिर ऊपर जाती है कर्व, फिर नीचे आती है, ये से हम कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। और एक और चीज आप ध्यान से देखेंगे, इसमें सिमेट्री है। जितना एरिया यहाँ पे कवर है, उतना ही एरिया ये दूसरी साइड भी कवर करेगा। मतलब दोनों तरफ सिमेट्री होती है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे भी सिमेट्री है और राइट साइड एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। मतलब दोनों का शेप एंड दोनों का जितना भी एरिया कवर्ड होगा वो एक तरह से ही होगा, सिमिलर वे में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं। ये इसकी और क्या फीचर है? ये एक दूसरे से सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, अब ये कुछ इसके इसके जो कुछ परसेंटेज है, ये जो इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो आपको पता होगा, ये सिंबल क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2। आपने अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में स्टैंडर्ड डेविएशन की मैंने आपको वीडियो भी डाल के दी थी, आपने देख लिया होगा। तो इसे हम, ये किसका साइन है? स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन क्या होता है? ऐसे कर्व। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहले कंसेप्ट से शुरू करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के। अब ये क्या होता है? एनपीसी। एनपीसी आप पूरा लिखेंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये क्या होता है? एक ग्राफ होता है। ठीक है, दैट शोज हाउ डाटा इज स्प्रेड इन अ पॉपुलेशन। जैसे डाटा स्प्रेड होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बताते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इट इज अ शेप्ड लाइक अ बेल। बेल की तरह शेप होता है, हाई इन द मिडल एंड टेपरिंग ऑफ ऑन द बोथ साइड। कैसे? हाई इन द मिडल, हाई मतलब ऐसे नीचे से ऊपर जाता है बेल शेप कर्व, बिल्कुल वैसे। दिस मीन्स मोस्ट वैल्यूज आर एवरेज। इसका मतलब ये होता है कि मोस्ट जो वैल्यूज है वो एवरेज है। ठीक है, एंड वेरी फ्यू आर एक्सट्रीमली हाई एंड लो। ठीक है, बहुत ही कम हाई जाती है। देखिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का कर्व का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी टर्म्स जो है, बहुत सारी वैल्यूज जो है वो एवरेज है, लेकिन बहुत कम लो है और बहुत कम ही हाई है। ठीक है, अब इसका की आइडिया क्या हम देखते हैं? द मीन एवरेज इज एट द सेंटर ऑफ द कर्व। अब ये जो होता है, मीन जो होता है, ये देखिए, मीन जो सेंटर लाइन आपको दिख रही है, इसे हम यहाँ पे क्या डिनोट करते हैं? मीन। मीन का सिंबल क्या होता है? मुझे बताइए आप, मीन का सिंबल क्या होता है? मीन का सिंबल आप कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, बिकॉज आपको वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे दिखाना भी है। तो मीन की जो ये जो आपका सेंटर पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? मीन। और इसका क्या होता है? मैंने आपको बताया था, सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड आर मिरर इमेज। बोथ साइड क्या होती है? मिरर इमेजेस होती है, तो दीज आर सिमेट्रिकल। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लार्ज सेट ऑफ डाटा। कंपेयर और अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करता है बहुत, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा हो। ठीक है, थ्योरेटिकल मॉडल है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इन रियल लाइफ डाटा। ये रियल लाइफ डाटा में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि एग्जाम में आपको मीनिंग और डेफिनेशन भी इसकी बतानी है, तो वो भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज अ बेल शेप्ड कर्व दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेट ऑफ डाटा वेयर मोस्ट ऑफ द वैल्यूज क्लस्टर अराउंड द एवरेज। एवरेज क्या है यहाँ पे? मीन। ठीक है, एंड फ्यूअर वैल्यूज अपीयर एज यू मूव फ्रॉम द मीन। ठीक है, अब इसलिए हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बोलते हैं। इसके और नाम क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन।
ये हम इसके दूसरे नाम भी बोलते हैं। डेफिनेशन बाय स्कॉलर्स देख लेते हैं। गैरेट इन 2006 में क्या बोला, गैरेट ने क्या बोला 2006 में, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वही मैंने बताया ना, सिमेट्री होती है, इट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑल इक्वल एंड लोकेटेड एट द सेंटर। अब जो सेंटर पार्ट हमने दिखाया था उसमें क्या होता है, आपका मीन भी होता है, मीडियन भी होता है, मोड भी होता है, और सबकी वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल। और ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, सेंटर ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में। आइजेंक इन 1994 में क्या बोला, द नॉर्मल कर्व इज अ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, स्कोर्स का, दैट इज सिमेट्रिकल एंड बेल शेप, जो कि सिमेट्रिकल है और बेल शेप्ड है, रिप्रेजेंटिंग हाउ ट्रेट्स एंड एबिलिटीज आर स्प्रेड इन द पॉपुलेशन। कैसे वो स्प्रेड होता है पॉपुलेशन, ठीक है, बेल शेप होती है, सिमेट्रिकल होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये हमने देखने हैं। सिमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है, ये तो हमने पता ही है। द कर्व इज परफेक्टली सिमेट्रिकल अराउंड द सेंटर, किसके, मीन के, ठीक है। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तो हमें पता ही है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं। ऑल थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाई एट सेंटर ऑफ द कर्व, ये तीनों इक्वल मेजर्स के होते हैं, तीनों इक्वल, इनकी जो वैल्यू होती है वो तीनों की सेम होती है, और ये दीज लाई एट द सेंटर, मीन मीडियन मोड। बेल शेप होती है, हमें इसके अलग दूसरे तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेल शेप होती है, हाईएस्ट पॉइंट एट द मीन, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे होता है, मीन पे, जो कि बिल्कुल रेस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट, एंड टेल्स अप्रोच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बट नेवर टच इट। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट। अब जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी वो क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक की इट रेजेस हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे होता है, मीन पे, ये जो यहाँ पे आ जाएगा आपका मीन आ जाएगा। टेल्स कहाँ पे होते हैं, साइड्स पे। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि ये टच नहीं करता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कभी भी टच नहीं करता है, बिकॉज इसकी जो आप इसके लेते जाएंगे, आप इसको जहाँ पे जितना मर्जी आप इसे स्प्रेड कर दीजिए, इसकी जो लिमिटेड सेट नहीं होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, तो यहाँ पे हम इसे टच नहीं करते हैं। तो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कि इसकी जो टेल्स होती हैं, जो साइड्स में होती हैं इसकी टेल्स, वो कभी एक्सेस के साथ टच नहीं करती है। ये आपको पता है, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, स्कोर्स आ जाएंगे। यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीन मीडियन मोड, यहाँ पे मीन को लेके चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आपका कनकेव टू कन्वेक्स, कन्वेक्स टू कनकेव, ठीक है। यहाँ पे ये टच नहीं करता है, सिमेट्रिकल होती है, ठीक है, बेल शेप्ड कर्व होती है, ठीक है। आगे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। एसिम्प्टोटिक, एसिम्प्टोटिक क्या मतलब है, कर्व गेट्स क्लोजर एट द एक्स एक्सिस बट नेवर टचेस इट। वही जो हमने बात करी, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोटिक। इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस पे जाके कभी भी टच नहीं करेगी, कभी भी। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ये क्या होगी आपकी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे कभी भी टच नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, टोटल एरिया अंडर कर्व 1 और 100%, ठीक है। ये बताता है कि आपका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 68 to 95 to 99.7 रूल, इंपेरिकल रूल होता है। अबाउट 68% ऑफ द वैल्यू लाई विद इन 1 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द मीन, 95% सेकेंड स्टैंडर्ड डिवीजन एंड 99.7% थर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन। ये मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये हम आपकी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे देखी, क्या देखी हमने कि 68, 95 प्लस 99.7 रूल, इंपेरिकल रूल हम इसे बोलते हैं। ये इंपेरिकल रूल हमें क्या कहता है कि 68% ऑफ द वैल्यूज क्या होंगी, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में आएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे अब आप देखिए, ये है आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो रेड पार्ट है, ये क्या होगा आपका, हमेशा 68.27% होगा। ये आपका रूल होता है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू होगा वो आपका होगा 68.27। सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से लेके आपके जो ब्लू पार्ट है, ये जो ब्लू पार्ट आप जितना भी कवर होता है इंक्लूडिंग द रेड पार्ट, ठीक है, ये जो रेड पार्ट है वो यहाँ तक है, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू 0 ठीक है, ये आपका हो गया 68.27%। ये आपको पता चल गया, इतना सा जो आपका रेड पार्ट आ रहा है ये आपका हो गया फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन। सेकेंड स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब पर्पल या ब्लू पार्ट प्लस रेड पार्ट, ये आपका क्या होगा 95.45% हमेशा होगा। अब आपका थर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन का कितना वैल्यू होगा, 99.73% होगा। ये आपका इंपीरिकल रूल हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 68 to 95 to 99.7 रूल। इसे हम क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल रूल बोलते हैं। ये आपकी वैल्यूज आती है। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपको मैंने समझा दिया। अब आप इसे अच्छे से याद करें, इसे भूलना नहीं है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एक आपको एज इट इज इसकी वैल्यूज याद करनी है। अब यूजेस देख लेते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के यूजेस क्या होते हैं। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में हमें हेल्प करता है। ये तो हमें पता ही है कि टेस्ट स्कोर एंड स्टैंडर्डाइज, ताकि हम स्टैंडर्डाइज कर सके टेस्ट स्कोर को, उसके लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का यूज कर सकते हैं। एजुकेशनल असेसमेंट में हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर क्या कर सकते हैं, बच्चों की रैंक को कंपेयर कर सकते हैं। बच्चों की हाइट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आप बच्चों की हाइट कैलकुलेट करें या बच्चों की हाइट का आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाने तो आप बना सकते हैं। मतलब बच्चे की परफॉर्मेंस को या किसी भी तरह की उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम असेस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम यूज कर सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्टिंग में, एप्टीट्यूड में, पर्सनालिटी टेस्ट में हम इसका यूज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि जेड स्कोर्स, टी स्कोर्स। ठीक है, ये आपके टेस्ट, ये जो आपके टेस्ट होते हैं उनके स्टैटिस्टिकल, आपको उसका कुछ आपको डाटा रिप्रेजेंट करना है बच्चों के टेस्ट का, स्कोर्स का, तो वो उसके लिए बन सकता है। ह्यूमन ट्रेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आपका हाइट, IQ, वेट, ये जितना भी आपके ह्यूमन ट्रेट्स हैं बच्चों के, ये हम किसके थ्रू आप दिखा सकते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के। ठीक है, मेजरमेंट इवैल्यूएशन, एजुकेशनल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस एंड ह्यूमन ट्रेट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के साथ आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये आप अच्छे से याद करें, बड़े ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड है आपका, तब भी ये बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज एस्पायरिंग टीचर शुड नो हाउ टू मेक अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। और बड़ा इजी होता है बिकॉज आपके सामने डाटा प्रेजेंट होता है, आपको बस उसका ग्राफ बनाना है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाना है। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको फोटो के थ्रू समझाई थी स्टार्टिंग में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रख लेनी है। फोटो को याद रखना है, तभी आपको ये याद रहेगा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को ड्रॉ करके आना है पेपर में, ड्रॉ नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। उसको एक्स एक्सिस के साथ टच बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। विद दिस वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। क्या किए बिना नहीं जाना है, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। एंड आई नो आप सब्सक्राइब करेंगे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आज आपका यूनिट 4 भी अपलोड हो जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड एंड बेल आइकन को क्लिक करके इंतजार करें वीडियोस का। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू सून।